फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत पार्ट 6। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, इधर कुछ 2-3 दिनों से हमारी पॉलिटी की क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी। वो बेटा आपको इस वीक रेगुलर मिलेगी। थोड़े मेरे पर्सनल काम आ गए थे और थोड़े एग्जाम लगे हुए थे, इसकी वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। इधर आपकी सारी क्लासेज रेगुलर मिलेगी। बच्चों, आपको मैथ्स की क्लासेज भी प्रॉपर अभी इस वीक से मैंने देखी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास मिली है, यूपीएससी का एग्जाम डिस्कस कराया गया है। तो बेटा इस वीक से आपको मैथ्स की प्रॉपर क्लास और जीएस की प्रॉपर क्लास जैसे चल रही थी वो आपको सारी बारी बारी से प्रोवाइड करी जाएगी। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं नया चैप्टर और वो है चैप्टर नंबर 5 और बच्चे उस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। बच्चे एक चीज़ और जान लो, अभी तक हम लोग ने पॉलिटी के अंदर जो चीज़ खत्म करी है, अभी तक हम लोग पॉलिटी के ओवरव्यू के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग आर्टिकल वाइज चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग ने आर्टिकल के ओवरव्यू, हम लोग की पॉलिटी कैसी है, हम लोग का फंक्शन कैसा है, हम लोग का वर्क कैसा है, इसके बारे में अभी तक हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे से चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें स्पेशली स्पेसिफाई करी गई हैं। तो आज की क्लास हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्लास 1। बच्चों, ये हम लोग का थंबनेल है। ठीक, चलते हम लोग अपनी पहली क्लास पर। बेटा एक चीज़ और, पहली क्लास को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बच्चे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ये पढ़ना है बेटा, जो हम लोग का इंडिया है, ये इंडिया के इतने स्टेट्स अलग अलग कैसे बने, ये हर स्टेट्स किस डेट को जोड़ा, कैसे बना, कितने फॉर्मेशन हुए, इसकी डिटेल्स आएगी इसके अंदर। दूसरा, इसके बाद इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी रखी गई है। बच्चे, स्पेशल कैटेगरी सुन के आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर स्पेशल कैटेगरी तो जम्मू एंड कश्मीर की थी। बेटा जम्मू एंड कैटेगरी की तो थी बेटा, वो स्पेशल स्टेटस था, और जो स्टेट्स अब बचे हैं उनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। तो बेटा जम्मू एंड कश्मीर के पास था आर्टिकल 370, वो डिलीट हो गया, पर अब हम लोग के पास आर्टिकल नंबर 371 है। ये क्या कहते हैं, इसका अलग प्रोविजन है। बेटा इस पर हम लोग एक अलग से क्लास लेके आएंगे, स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं। पर ये वहाँ पे हम लोग तब पहुँचेंगे जब हम लोग आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे। तो बच्चे आइए हम और आप स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। तो बेटा पहले स्लाइड्स में चलने से पहले थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 हम लोग का क्या बताता है? बेटा आर्टिकल नंबर 1 सबसे पहले तो ये बोलता है बेटा, इंडिया के नाम बताता है हम लोग का। इंडिया का नाम क्या है बेटा? जो इंडिया को सबसे पहले आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग का आर्टिकल 1 इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। बेटा यूनियन का मतलब होता है राज्यों का संघ। बेटा एक चीज नोट करना, आर्टिकल 1 में फेडरेशन की बात नहीं कही गई है। किसकी बात नहीं कही गई है? फेडरेशन। बेटा अभी तक मैंने आपको बता दिया था ना कि इंडिया के अंदर फेडरेशन नहीं है, इंडिया के अंदर यूनियन है। याद रखना, जिस कंट्री में यूनियन होता है वहाँ सेंटर पावरफुल होता है, जिस जगह पे फेडरेशन होता है वहां पे स्टेट्स पावरफुल होते हैं। आप लोगों ने बेटा नेता लोगों को, अभी किसान वाला बिल आया था, आंदोलन आया था, बेटा आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि कहते हैं कि कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। बेटा इंडिया में सेमी फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट्स को पावर दिए गए हैं, पर जब आप एनी हाउ कंपेयर करेंगे तो बेटा कंपेयर करने में सेंटर पावरफुल होगा। बच्चे इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया गया है। रीजन उसका ये है बेटा, फेडरेशन में कोई भी स्टेट इंडिया से अलग हो सकता था। अगर आज ऐसा होता तो आज हम लोग का बेटा केरला है और आज जो वेस्ट बंगाल में जैसी कंडीशन बन रही है वो इंडिया से बेटा अलग हो जाते, पर हम लोग का आज इंडिया यूनियन है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब समझ गए आप। आगे इसमें इंडिया में कौन कौन से 2 नाम रखे गए हैं? तो बेटा याद रखना, आर्टिकल नंबर 1 में भारत, हिंदी में बेटा क्या है? भारत, और इंग्लिश में इंडिया। बेटा ये 2 नामों का मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया और भारत, इन 2 नामों का मेंशन किया गया है। उसके बाद बेटा आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है इंडिया के कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो सारे स्टेट्स हैं
वो किसके पार्ट हैं? इंडिया के हैं। सारे स्टेट्स हैं वो किसके पार्ट हैं? इंडिया के हैं। जो बेटा स्टेट्स होंगे वहाँ पे होगी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक। और ये काम किसके अंदर करेगी? ये काम करेगी सेंटर के अंदर यानी दिल्ली में। और इसके बाद बोला गया है इंडिया में दूसरा कैटेगरी होती है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। इस पे सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। इस पे कौन एडमिनिस्टर करेगा? सेंटर इसमें क्या करेगा? एडमिनिस्टर करेगा। इस आर्टिकल नंबर 1 में बच्चे एक चीज और बोली गई है, ये भी बोला गया है करंट में जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं वो तो हैं, पर फ्यूचर में इंडिया अगर किसी भी स्टेट्स को कैप्चर करेगा, किसी कंट्री के पार्ट को कैप्चर करेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, तो बेटा वो पार्ट भी इन फ्यूचर इंडिया का ही पार्ट कहलाएंगी। ये आर्टिकल नंबर 1 के 3rd पार्ट में लिखा हुआ है। बेटा आर्टिकल नंबर 1 को 1 2 3 पॉइंट्स में बांटा गया है। तो बेटा जो इसका 3rd पॉइंट है ये बोलता है कि फ्यूचर में जो टेरिटरीज इंडिया एक्वायर करेगा वो भी इंडिया का पार्ट होगा। बेटा ये जो पार्ट ना दिया होता, अगर पॉइंट नंबर 3 ना लिखा होता, तो बेटा आज बहुत सारे यूटीज जैसे दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी हो गया, बेटा आज वो इंडिया का पार्ट ना हो पाया होता। सिक्किम इंडिया का पार्ट ना हो पाया होता, गोवा इंडिया का पार्ट ना हो पाया होता, अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट ना हो पाया होता। तो ये आर्टिकल नंबर 1 में दिए गए इस पावर से हमारे कंट्री को ये पावर मिलती है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर समझाया गया है। तो आइए जरा इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। स्लाइड के माध्यम से इसके अंदर जो सबसे पहला लिखा हुआ है ये कि आर्टिकल नंबर 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत। तो देखो यहाँ से बेटा 2 बात समझ में आ गई क्या? आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया और भारत की बात करी गई है। इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पे दोनों नाम को मिक्स एडॉप्ट किया गया है। ये इसको भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बेटा एक चीज़ और जान लो, जो आर्टिकल नंबर 1 में वो स्टेट्स के बारे में बोला गया ना बेटा, ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? शेड्यूल 1 के अंदर। बेटा शेड्यूल से रिलेटेड जो डिटेल क्लास होगी उसको भी हम लोग एक बहुत अच्छे निमोनिक्स टेक्निक के माध्यम से आपके लिए लेके आएंगे। जैसे हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन रटाया था वैसे ही हम आपको शेड्यूल्स भी रटाएंगे, ठीक। तो अब देखिए इसके क्या क्या प्रोविजन है। अभी हम लोग डिस्कस किया था टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। इंडिया में कितने स्टेट्स होंगे? बेटा जो स्टेट्स होगी उसको रूल करेगी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पर होगी किसके अंडर में? सेंटर में। दूसरा यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लोकल गवर्नमेंट हो सकती है जैसे बेटा हो गया दिल्ली, जैसे हो गया पुडुचेरी, बेटा वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं होती। याद रखना जो यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्टली सेंट्रल द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, सेंटर द्वारा देखा जाता है। अगला टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये बात इसमें 3rd पॉइंट आ गई, मतलब करेंटली वो इंडिया का पार्ट नहीं है पर फ्यूचर में इंडिया जिसको एक्वायर करेगा वो भी इंडिया का ही पार्ट कहलाएगा। ये आर्टिकल नंबर 1 था। आगे चलते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 2 पे। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और आ गई है, एक चीज़ ये आई है, द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बोला शेड्यूल में मेंशन है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ये बात आपको क्लियर हो गई। बेटा जब जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं हुआ था तो बेटा उसके पहले इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। कितने? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। पर हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गया तो स्टेट एक कम हो गया 28 और उसको 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया तो 7 + 2 9 हो गया। क्लियर हुआ? तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं? 9 यूटीज हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और जान लो बेटा, आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 के अंदर सेंटर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है। अगर आज पार्लियामेंट चाहे तो कानपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना सकता है, कानपुर को एक अलग स्टेट बना सकता है। इसके लिए यूपी के स्टेट में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती अगर किसी की भी सरकार हो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ये काम खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे सभी को? चलते हम लोग आगे आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं आगे। द स्टेट्स आर
मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। आगे द यूटी आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बात कर लिया। आगे बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। यही सारी चीज़ मैंने बताया, अभी हमने बोला ना इंडिया एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन कंट्री है। बेटा सॉवरेन कंट्री के अंदर क्या होता है, इंडिया अपने डिसीजन लेने में समर्थ है, उसको किसी से कुछ भी पूछने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अभी यही हम लोग ने इसको समराइज में पढ़ा, इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरीज को क्या कर सकता है बेटा, एक्वायर कर सकता है। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या दिया है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब अनुच्छेद 2 संसद में भारत के पार्लियामेंट को स्वीकार करने या स्थापित करने राज्यों ऐसे नियमों शर्तों अधिकार देता है जैसा कि वो उचित समझता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। कौन कौन सी 2 पावर्स हैं देखते हैं। द पावर टू एडमिट इंडिया इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। बेटा इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में क्या समझते हैं देखते हैं। बेटा आर्टिकल नंबर जो 2 है, जो बेटा आर्टिकल नंबर 2 है वो ये 2 बात बोलता है। एक बात नंबर 1 ये बोलता है कि बेटा इंडिया के लिए न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, इंडिया के लिए न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है। ये न्यू स्टेट कौन से होंगे, जो अभी करंट में इंडिया में नहीं है। करंट में क्या नहीं है, इंडिया में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे। जैसे देखिए आज इंडिया ने, मान लेते हैं आज चाइना अभी तक जमीन को कब्जा करता है, इंडिया ने चाइना पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, इंडिया ने चाइना पे कब्जा कर लिया। तो बेटा आर्टिकल नंबर 2 इंडिया को पावर देता है कि इंडिया चाइना पे कब्जा करके पूरे चाइना को एक स्टेट डिक्लेयर कर दे, एक राज्य का दर्जा दे दे। तो करंट में इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, इंडिया का 30th स्टेट चाइना हो जाएगा। इंडिया पीओके को कब्जा कर ले, उसको एक अलग यूटी बना दे, कुछ भी कर दे। बेटा एक चीज जान लो, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी एरिया को एक्वायर करके उसको या तो वो यूटी बना सकता है या तो उसको स्टेट बना सकता है। ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और इसी के अंदर एक दूसरा पार्ट होता है बेटा, इस बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 2 से। आप इसमें आर्टिकल नंबर 3 से क्या कर सकते हैं, एक 3 से क्या नहीं कर सकते, और उसमें एक ऑप्शन आया था एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। बेटा एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हमेशा आर्टिकल नंबर 2 से होता है। तो आर्टिकल नंबर 2 से क्या होता है, 2 चीज़। पहली आपने देखी, जो इंडिया का पार्ट नहीं है इंडिया उसको एक्वायर करके एक स्टेट का दर्जा दे सकती है। और एक नई चीज ये बोलता है, मान लो ये जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया वाले इसी में से किसी स्टेट की बाउंड्री काट के एक न्यू स्टेट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक न्यू स्टेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है किसी टेरिटरी को कब्जा करके, या अपने अंदर ही एडजस्टमेंट करके हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का आर्टिकल नंबर 2 बोलता है। देखिए जरा आर्टिकल नंबर 2 के अंदर और क्या चीजें आती हैं देखते हैं। 10 आर्टिकल नंबर 2 ग्रांट्स 2 पावर्स to the parliament, power to admit into union of India new state and power to establish new state। बात वही है, पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है नए स्टेट को बनाने की। क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है। आर्टिकल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, इसको बहुत ध्यान से, बहुत सम्मान से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। आर्टिकल नंबर 3 भी बोलता है पार्लियामेंट एक नए राज्य को बना सकता है। बेटा आर्टिकल नंबर 2 बोलता है आप किसी नए एरिया को जोड़ के नया स्टेट बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है इंडिया के अंदर आप काट छांट करके नए स्टेट को बना सकते हैं। कैसे, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। हम किसी एरिया के
स्टेट के एरिया को बढ़ा सकते हैं। जैसे आज यूपी है, उत्तर प्रदेश है, आज जैसे याद करिए हम लोग के उत्तराखंड और यूपी को पहले अलग कर दिया गया था, नहीं तो पहले बद्रीनाथ से लेकर रेणुकूट तक एक उत्तर प्रदेश लगता था। तो आर्टिकल नंबर 3 से पार्लियामेंट के पास पावर होती है, या तो वो किसी एरिया को इंक्रीज कर सकता है या डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी वो किसी एरिया की सीमा को भी कम कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है। तो यूपी से उत्तराखंड निकालना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकालना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकालना, ये आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके किया गया है। कैसे? इसको नया स्टेट बना दिया गया। अब आप पूछोगे सर नया स्टेट ही बना दिया गया, यूटी नहीं बना सकते? बेटा पार्लियामेंट दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकता है, चाहे तो किसी को स्टेट बना दे, चाहे तो किसी को यूटी बना दे। ये पार्लियामेंट का डिसीजन होता है। किसका डिसीजन होता है? पार्लियामेंट का डिसीजन होता है। याद करिए जब अभी मायावती की सरकार थी, जब 2010, 11, 12 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर से जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बेटा मायावती ने सेंटर गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव, एक प्रोविजन भेजा था और बोला था कि यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब एक चीज बताओ, अगर यूपी के स्टेट में यहाँ की विधानसभा में इतना पावर होता, वो यूपी को डिवाइड कर ले तो वो खुद ना कर लेते, पर उन्होंने सेंटर के पास क्यों भेजा? क्योंकि बेटा स्टेट का एरिया को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये पावर सेंटर के पास है। किसके पास है? सेंटर बोले तो पार्लियामेंट के पास है। क्लियर हो गया? तो बेटा आर्टिकल नंबर 3 से क्या करता है हम लोग का पार्लियामेंट? किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है, किसी भी एरिया स्टेट को घटा सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। बेटा ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? बेटा आपकी जीन्स और आपकी पैंट या आपकी शर्ट ऑल्टर कराने जाते हो ना, तो ऑल्टर में क्या होता है? फटा होता है तो अलग से कपड़ा लगा के सिल देते हैं, लंबा होता है तो उसको मोड़ के सिल देते हैं। तो ऑल्टर का मतलब ये हुआ हम लोग एरिया की सीमा को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बेटा अगर आप लोग इसको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आज यूपी को आप लोग देखते हो, यूपी का जो झांसी वाला सेगमेंट है वो एमपी के अंदर पूरा जाके बसा हुआ है। कल को अगर मध्य प्रदेश का हम लोग स्टेट मैप ड्रॉ करें तो कल को ये भी इंडिया का पार्लियामेंट कर सकते हैं, जो झांसी है उसको मध्य प्रदेश के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो आगे से क्या होगा? जो झांसी होगा वो एमपी के अंदर आएगा, यूपी के अंदर नहीं आएगा। तो ये भी कर सकता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब किसी भी एरिया का जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसको घटा बढ़ा सकता है। क्लियर हो गया? और उसको घटा बढ़ा के किसी स्टेट में शामिल कर दे, उसको इंडिपेंडेंट कर दे। मेरी बात समझिएगा, जैसे झांसी को पार्लियामेंट एक यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है। क्या कर सकता है? यूटी भी बना सकता है। ये सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। आर्टिकल नंबर 3 से पार्लियामेंट किसी के एरिया को भी काट छाट सकता है और किसी का नाम भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर अखिलेश यादव भाई की सरकार आ गई पार्लियामेंट में, तो उत्तर प्रदेश का नाम हो सकता है अखिलेश प्रदेश हो जाए। वो ये कर सकते हैं, क्यों? ये पावर सेंटर के पास होती है। आर्टिकल नंबर 3 का यूज करने का मतलब किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर दें, किसी भी स्टेट का क्या चेंज कर दें? एरिया चेंज कर दें। तो ये आर्टिकल नंबर 3 से पॉसिबल किया गया है। क्लियर हो गया सभी को? तो बेटा आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में क्या डिफरेंस है? बच्चे याद रखना, आर्टिकल नंबर 2 में इंडिया किसी नए बाउंड्री को, मतलब जो करंट में इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको जोड़ के स्टेट बना सकता है। और आर्टिकल नंबर 3 बोलता है जो इंडिया का पार्ट है उसको काट छांट के नए स्टेट या यूनियन टेरिटरीज बना सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेंशन इन द पार्लियामेंट। पर एक चीज और समझते हैं, एक कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान माहौल बनाने के लिए वो आपको काम देगा। एक्स्ट्रा ज्ञान ये है बेटा, जो हम लोग का बच्चे आर्टिकल नंबर 3 है, हम लोग का आर्टिकल नंबर 3 है बेटा, ये कैसे यूज़ होता है? बेटा आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ पार्लियामेंट, बेटा क्या? आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ पार्लियामेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? डायरेक्टली नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करने के लिए प्रेसिडेंट को, बेटा किसको? प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में
प्रोविजन लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को प्रोविजन लेके आना पड़ेगा। याद करिए, हम लोग का जम्मू कश्मीर को काट के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जम्मू स्टेट बना दिया गया, एक हम लोग का लद्दाख बना दिया गया। तो सबसे पहले इंडिया के स्टेट को इन्होंने काटा, ऑल्टर किया। ऑल्ट्रेशन की बात हुई थी आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, एकदम सही। उसका नाम चेंज कर दिया गया, एक को जम्मू एक को लद्दाख। तो ये आर्टिकल नंबर 3 से तो पावर आती है, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस काम को डायरेक्ट नहीं किया। बेटा सबसे पहले आर्टिकल 3 को यूज करने के लिए प्रोविजन लेके आता है प्रेसिडेंट। कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट। तो बेटा आपने सुना होगा, जब आर्टिकल नंबर 370 हटाया जा रहा था तो बेटा उसका प्रोविजन पहले प्रेसिडेंट ने अपने गैजेट में पब्लिश किया, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में लेके आया गया। तो बेटा जब प्रेसिडेंट अपने गैजेट में पब्लिश करता है तो मतलब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय द प्रेसिडेंट होता है। क्लियर हो गया? जब प्रेसिडेंट अपने गैजेट में पब्लिश करता है तो वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो बेटा पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट लेके आता है किसके लिए? अगर आर्टिकल नंबर 3 के किसी फीचर को यूज करना है, पार्लियामेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता। बच्चे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना नौटंकी क्यों किया गया है, इतना नौटंकी क्यों किया गया है? बेटा नौटंकी इसलिए किया गया है ताकि अगर आज सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो बेटा वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। इसीलिए प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में पावर को बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। आगे बेटा हम लोग जो चैप्टर एक प्रेसिडेंट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट किसके इशारों पे काम करता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आएंगी। पर अभी समझ लीजिएगा पावर का सेंट्रलाइजेशन। बेटा एक चीज जान लो, किसी भी चीज का जो सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। और एक पार्ट और है बेटा, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में लाने से पहले बेटा उस स्टेट, किस स्टेट, जिस स्टेट में आर्टिकल नंबर 3 की कैंची चलानी है, उस स्टेट के गवर्नर से, उस स्टेट की गवर्नमेंट से बेटा आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। पर एक चीज और जान लो, ये डिस्कशन वाला प्रोविजन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। बेटा आगे आप लोग पढ़ोगे बहुत सारी चीजें आएंगी, प्रेसिडेंट को ये काम करना है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य है या ये खाली बस मौज लेने के लिए पूछ रहा है। तो बेटा ये प्रेसिडेंट का उस स्टेट से कंसर्न करना कोई वैलिड नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। वो चाहे तो कर ले, ना चाहे तो ना करे। क्लियर हो गया? तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 3 का यूज करने से पहले उस स्टेट से कंसर्न करना है। इस स्टेट का डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर मैटर नहीं करता। फिर से, इस स्टेट का डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर मैटर नहीं करता। प्रेसिडेंट इसको गैजेट में पब्लिश करता है और पार्लियामेंट एक बिल ले आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट अमेंडमेंट एक्ट, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज ला सकती है। तो आर्टिकल नंबर 3 आप समझ गए कैसे यूज किया जाता है। इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज को काट के छांट के मिला दें। अब बेटा आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, चीज ये आ रही होगी कि सर आर्टिकल नंबर 2 ने बोला कि इंडिया में आप किसी को एडमिट कर सकते हो, आर्टिकल 3 बोला आप काट छाट सकते हो। क्या सर आर्टिकल नंबर 3 में ये बोला गया है कि इंडिया के किसी भी पार्ट को आप इंडिया से अलग कर सके, एक नई कंट्री बना दो या उसको इंडिपेंडेंट कर दो? नहीं, अच्छा सवाल आ गया ना। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे समझते हैं। क्या हम लोग का पार्लियामेंट नई बाउंड्री को तो जोड़ सकता है, बाउंड्री को निकाल के एक कंट्री का स्टेटस देना या किसी दूसरी कंट्री को गिफ्ट कर देना ये आसान नहीं है। हाँ पॉसिबल है, पर इसके प्रोविजंस बहुत टफ हैं। आइए आर्टिकल नंबर 4 में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 आप समझ गए, आर्टिकल नंबर 2 समझ गए, आर्टिकल नंबर 3 समझ गए। ठीक, चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है बेटा, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये बच्चे हम लोग ने अभी क्या किया, पढ़ लिया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है।
हाउएवर आर्टिकल 2 and 3 लेड आउट 2 कंडीशन, मतलब 2 and 3 की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? ए बिल कॉन्टेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट ऑब्वियस सी बात है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व नहीं आ सकता। ठीक, आगे। Before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature and concerned for expressing views within a specified period। यही तो मैंने बोला, इसको प्रेसिडेंट की मर्जी से आप बिना नहीं ला सकते और आपको उस स्टेट की विधानसभा यानी गवर्नमेंट से आपको पूछना होगा एक समय के अंदर। पर फिर मैंने क्या बताया, उस स्टेट से पूछना कोई मैटर नहीं करता, आप उसको फिर कर दीजिए या ना कर दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न असेंबली। बेटा देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऊपर दिए गए कुछ स्टेटमेंट में से क्या गलत है? मेरे बेटा ऑप्शन सुनिएगा बड़े ध्यान से। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को ऑल्टर करने के लिए प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट है और प्रेसिडेंट को यूपी की असेंबली से पूछना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज करने के लिए प्रेसिडेंट को बिल लाना पड़ेगा और बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट को छत्तीसगढ़ स्टेट की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली की एरिया को घटाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली के लेजिस्लेचर मतलब अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को बिल लाने से पहले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बेटा याद रखना, यूनियन टेरिटरी के केस में प्रेसिडेंट को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा इसमें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो बेटा जब दिल्ली के केस में प्रेसिडेंट को पूछना नहीं पड़ेगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट हम लोग का पूरी तरीके से गलत है। तो बेटा क्वेश्चन इसी तरीके से ऑप्शन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा है? इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस नीड टू बी मेड फॉर कंसर्न। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संबंधित विधानसभा को कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। बेटा याद रखना, कई बार आपको एग्जामिनर विधानसभा और गवर्नर के बीच में कंफ्यूज कर देगा। फिर से, कई बार आपको एग्जामिनर विधानसभा और गवर्नर के बीच कंफ्यूज कर देगा। तो आपको याद रखना है, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछना है, ना कि वहाँ के गवर्नर से। बेटा गवर्नर तो एक सेंटर का ही पार्ट है। गवर्नर किसका पार्ट है? सेंटर का पार्ट है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। भारत को विनाशकारी राज्य का अविनाशी संघ कहा जाता है। बेटा इस लाइन से यूपीएससी मेंस में स्टेटमेंट को लिखने के लिए आ गया था, व्याख्या लिखने पे आ चुकी है। 2005 यूपीएससी मेंस की परीक्षा में, आईएएस की मेंस की परीक्षा में ये व्याख्या लिखने गया था। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। बेटा जो यूनियन है, यूनियन का मतलब आप पूरे इंडिया की बाउंड्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर बेटा इस स्टेट की बाउंड्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चे सभी को? चलते हैं हम लोग आगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ये पॉइंट से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है, Law made under Article 2 and 3 does not comes under Article 238. Article number 4, laws made under 2 and 3 does not comes under Article 368. बेटा स्लाइड में तो एक्सप्लेनेशन है, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है बेटा, प्रोविजन अंडर आर्टिकल 2 and 3, provision under article 2 and 3 does not
does not comes under 238। बेटा आर्टिकल नंबर 4 को आपको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा आर्टिकल नंबर 238 क्या होता है। आर्टिकल नंबर 238 क्या होता है? मैंने आपको बोला था आर्टिकल नंबर 238 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे, पर अभी थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 268 नहीं होगा बेटा, 368 होगा। आर्टिकल 368 होगा। मैं अपनी बात को चेंज करता हूँ, आर्टिकल 268 नहीं, आर्टिकल 368 के अंदर होगा। ठीक, तो करेक्ट कर लीजिएगा उस मिस्टेक को। देखिएगा, जो आर्टिकल नंबर 368 है ये सबसे पहले क्या बताता है? जो आर्टिकल 368 है ये सबसे पहले क्या बताता है बेटा? आर्टिकल नंबर 368 हम लोग का बताता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या बताता है बेटा हम लोग का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बताता है? आर्टिकल 368। अगर हमारी अंबेडकर जी की किताब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक है हम लोग की, कौन सी बुक है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा ये जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो पार्ट लिखे हुए हैं, अगर हमें उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करना है तो हम बेटा किस आर्टिकल से करेंगे? आर्टिकल नंबर 368 से करेंगे। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। अब होता क्या है, याद करिए, केशवनंद भारती केस। कौन सा केस? केशवनंद भारती केस। अभी इस बार की यूपी पीएसएस में क्वेश्चन भी आया था कि केशवनंद भारती केस 1973 में क्या बोला गया है। तो बेटा हमने आपको बताया था ना, हम लोग की इस बुक का रखवाला कौन है? गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बेटा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक यानी हम लोग के संविधान का गार्जियन, माई बाप कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है, ये सुनिश्चित करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही इंडिया में सारे काम करे जाएं। फिर से, सुप्रीम कोर्ट का ये काम होता है इस बात को इंश्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस ना करे जाएं। अगर चेंजेस करे जाएं तो वो वैलिड चेंजेस हों, जिसकी ज़रूरत हो वो करे जाएं, और इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है पूरे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग वर्क करे, अपनी मन मर्जी से ना करे। ये डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब है क्या बेटा, इसी बुक के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 13। इसी बुक के अंदर क्या आता है? आर्टिकल नंबर 13। इस आर्टिकल नंबर 13 ने सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट को क्या दे रखी है? पावर। और इस पावर को बोलते हैं लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या दे रखी है बेटा? लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किसको पावर दे रखी बेटा? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या करता है बेटा? लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जिससे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 368 से जो चेंज करे गए हैं पार्लियामेंट द्वारा, आर्टिकल 368 से या 368 को यूज करके जो चेंजेस पार्लियामेंट द्वारा करे गए हैं उसको एनालाइज कर सकता है, उसको लेंस लगा के पढ़ सकता है, एक एक चीज़ों को देख सकता है। अगर उसको देखने पर कोई चीज़ इनवैलिड नज़र आती है, कोई चीज़ इनवैलिड नज़र आती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 का यूज़ करके, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 का यूज़ करके उस बिल को निरस्त कर सकता है, उस बिल को खारिज कर सकता है। तो आर्टिकल 368 से यूज करके वो किया गया चेंज इनवैलिड माना जाएगा।
क्लियर हो गया? तो मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 का यूज किस में कर सकता है? जो चीज आर्टिकल 368 के अंडर में आती है। जो चीज आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 13 उसमें नहीं चलेगा। अब आप समझ में आ गया? ठीक। केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था? एक डेफिनेशन दी थी, लॉ ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल परिभाषा या संविधान का मूल हिस्सा। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने आज तक लॉ ऑफ बेसिक फीचर की डेफिनेशन तो बताई है, पर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर क्या है कभी इस पे स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं किया। फिर से हम लोग के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर, मूल संविधान की तो बात करी है, पर मूल संविधान किसे कहते हैं इसके बारे में आज तक कभी नहीं बताया। अब देखो लफड़ा क्या हुआ था केशव नंद भारती केस में। 1973 के पहले, क्या 1973 के पहले हम लोग आर्टिकल 368 से का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चेंज कर दे, चाहे तो ना चेंज कर दे। पर 1973 के बाद जब देखा अति बढ़ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी दी, ये आप आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो कर सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को छेड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट आपका वो कानून जो आपने अमेंड किया है वो इनवैलिड घोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड घोषित हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब आर्टिकल नंबर 4 में ये बात बोली गई कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर किया हुआ काम आर्टिकल 368 में नहीं आएगा, जब 368 में आएगा तभी तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख पाएगा, जब आर्टिकल 368 में ही नहीं आएगा तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट लेंस लगा के देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो मतलब आर्टिकल नंबर 4 से सेंटर गवर्नमेंट को ये इम्यूनिटी मिल जाती है कि वो किसी भी स्टेट को काट छांट के बड़ा कर दे और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट रद्द ना कर सके। याद करिए, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 को लेके कितना हो हल्ला मचा था कि आर्टिकल 370 गलत लगी है, आर्टिकल 370 गलत हटाया गया, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को डिवाइड किया गया आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके, उसको 2 यूटी में अलग अलग नाम दिया गया वो आर्टिकल 3 को यूज करके, और आर्टिकल 3 के अंदर जो काम किया गया है वो किस में नहीं आता? 368 में नहीं आता। जब 368 में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तभी तो जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। जितने भी हम लोग के चाइनीज सपोर्टर नेता हैं, मौलाना हैं, फर्जी वाले, वो सब उपद्रव करते रहे, पर क्या ये कानून वापस हुआ? वापस नहीं हुआ। जो लोग जानकार थे वो शांत थे, जिनको राजनीति करनी थी वो आज भी इस पे राजनीति करते हैं। समझ में आ गया? तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के मैटर में क्यों कुछ नहीं बोल पाया। तो लोगों ने, जो गंवार लोग होते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन जारी कर दी कि जज लोग तो बिके हुए हैं। भैया जज लोग बिके नहीं हुए, जज लोग के अधिकार क्षेत्र के ही अंदर ये काम नहीं आता। तो बच्चे आर्टिकल नंबर 4 आपको ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 4 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 4 हम लोग को ये बताता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो दिए गए प्रावधान है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, इसी के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। नोट, Indian territory can be ceded to foreign state only by Article 238। बेटा इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। आर्टिकल यहाँ पे कुछ इसमें गलत टाइप हुआ है। गलत टाइप ये हुआ है, मैं भी आपको बताता हूँ।
बेटा यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आएगा वो ये आएगा कि बेटा यहाँ पे ये आर्टिकल 238 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर्टिकल 368। यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल नंबर 368 होगा। बेटा यहाँ से भी काट दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 368 होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, तो 238 नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हमसे टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होगा आर्टिकल नंबर 368, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय आर्टिकल 368। बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया and other country does not require constitution amendment, it can be done by executive action, refer 100 constitution amendment act। थोड़ा जरा इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या बताया, आर्टिकल नंबर 2 बोलता है आप इंडिया में नए स्टेट को ले आओ, आर्टिकल नंबर 3 बोलता है आप इंडिया के स्टेट के अंदर काट छाट कर दो। पर क्या आर्टिकल नंबर 3 ने ऐसा बोला कि आप इंडिया के स्टेट को काट के इंडिया से अलग करके एक अलग कंट्री बना दो, या पाकिस्तान को गिफ्ट कर दो, या चाइना को गिफ्ट कर दो? ऐसा बोला गया? ऐसा नहीं बोला गया। अगर मान लेते हैं मोदी गवर्नमेंट करंट में जो है ये बांग्लादेश को बोले कि वेस्ट बंगाल को बोले कि हम बांग्लादेश को गिफ्ट कर देंगे, हम वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश को गिफ्ट कर देंगे, ये एक बांग्लादेश का पार्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे? तो बेटा उनको ये काम करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आर्टिकल 368। किसका यूज़ करना पड़ेगा? आर्टिकल 368। और जब बेटा आप 368 यूज़ करोगे तो इस पे कौन सा आर्टिकल वर्क करेगा? आर्टिकल 13। और सुप्रीम कोर्ट चश्मा लगा के तुरंत देखेगा, और जैसे ये बिल पास होगा सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देगा? रिजेक्ट। अब एक क्वेश्चन ये आता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 का यूज करके किसी भी बिल को सेल्फ रिजेक्ट करता है कि किसी के कहने पे करता है? बेटा याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल पे जब कोई पेटिशन लगाएगा तभी एक्शन लेगा, बाय डिफॉल्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई पेटिशन नहीं लगाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता, आपको पेटिशन लगवाना पड़ेगा। और जब भैया बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल गिफ्ट करोगे तो वेस्ट बंगाल के लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल 368 को दिए गए प्रावधान को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट। पहली बात तो ये जो 368 से आप वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश को गिफ्ट करोगे तो बेटा क्या ये बिल पार्लियामेंट से ही पास हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये बिल ही पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, क्योंकि बेटा आर्टिकल 368 के 3 प्रोविजन होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये जान लो, अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पास कराना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। किससे पास होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से, राज्यसभा और लोकसभा, प्लस इंडिया के आधे से अधिक स्टेट्स, मतलब इंडिया में आज कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स का हाफ 14, एक ज़्यादा 15। तो इंडिया के एटलीस्ट 15 स्टेट्स से आपको वो बिल पास कराना पड़ेगा, तब जाके आप वेस्ट बंगाल को मतलब इंडिया से अलग करने का बिल पास कर पाओगे लोकसभा से और राज्यसभा से। उसके बाद इस पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया तब भी ये बिल रुक जाएगा। तो इतना कंट्रोवर्शियल बिल पास होने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। तो आप लोग ये जान लीजिए, इंडिया के अंदर किसी स्टेट को जोड़ना तो आसान है, निकालना लगभग इम्पॉसिबल। फिर से, इंडिया से किसी स्टेट को जोड़ना तो आसान है पर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया? आगे आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि कोई स्टेट इंडिया से कभी अलग हो सकता है अपने बलबूते। क्लियर हो गया सभी को? चलते हैं। तो एक चीज़ आपको और जान लेनी चाहिए, आपको जान लेनी ये चाहिए कि हम लोगों का आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368 की क्या
प्रावधान है, कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो बेटा इसके लिए हम लोग एक अलग से एक क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग की स्लाइड में और क्या दिया हुआ है आगे। हाँ, बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करी गई। किसकी बात करी गई है? बाउंड्री डिस्प्यूट की। अब जरा मैं बाउंड्री डिस्प्यूट आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने लिखा था रेफर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब बेटा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बेटा, बेटा था क्या ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना, जब से बांग्लादेश बना था, या ये कह लो जब से ईस्ट पाकिस्तान बना था, तब से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड डिस्प्यूट बचपन से चल रहा था। क्या चल रहा था? लैंड डिस्प्यूट चल रहा था क्या? इंडिया जो आज हम लोग ने ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी, कौन सी बेटा? ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी, जैसे जो इधर साइड आती है, इसके कुछ पार्ट इंडिया में थे और इंडिया के कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर थे। इंडिया के कुछ पार्ट बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के कुछ पार्ट इंडिया के अंदर थे। पर बेटा वो पार्ट ऐसे थे जैसे मान लो ये इंडिया के अंदर ये छोटा सा बांग्लादेश का हिस्सा है। अब यहाँ पे बांग्लादेश को आने के लिए या तो वो हवाई जहाज से आए या तो यहाँ रोड बना के आए। भारत हवाई जहाज से भी ना आने दे और रोड भी ना बनाने दे, तो ये जो इंडिया के अंदर बांग्लादेश का हिस्सा है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनका विकास कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इंडिया ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो बेटा यही हुआ था, जो इंडिया का पार्ट बांग्लादेश के अंदर था वो, और जो बांग्लादेश का पार्ट इंडिया में था, बेटा इसको हम लोग बोलते थे चिटमोल्स। क्या बोलते थे? चिटमोल्स। बेटा ये चिटमोल्स इशू के नाम से ये विवाद जाना जाता है। किस इशू के नाम से जाना जाता है? चिटमोल्स इशू के नाम से जाना जाता है। चिटमोल्स इशू के अंदर बेटा क्या था? ये दिक्कत थी। अब इसको लेके, इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कई बार हम लोग की कमेटीज बैठी, टीम बैठी, पर ये हुआ नहीं। कई बार कमेटीज बैठी, कई बार टीम बैठी, ये सुधरा नहीं। क्योंकि इसके लिए हम लोग को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना था? अमेंडमेंट एक्ट लेके आना था। क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, इसमें सॉल्यूशन ये निकाला गया, पहले जान लीजिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया बच्चे। इसमें सॉल्यूशन ये निकाला गया, ये बोला गया जो बांग्लादेश का पार्ट इंडिया के अंदर था वो इंडिया का हो जाएगा, जो इंडिया का पार्ट बांग्लादेश के अंदर था वो बांग्लादेश का हो जाएगा। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया की सिटीजनशिप रखना चाहते हैं कि बांग्लादेश की रखना चाहते हैं। फिर से, आप इंडिया की सिटीजनशिप रखना चाहते हैं कि बांग्लादेश की, उनके ऊपर निर्भर होगा। ठीक, इसी इशू से आज आसाम के अंदर डेमोग्राफिक बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारी दिक्कत आ गई। अब एक चीज बताओ, बाय डिफॉल्ट एक आदमी को अगर पूछा जाए आप इंडिया के सिटीजन बनोगे कि बांग्लादेश का, तो बेटा 100 में से 95 इंडिया का सिटीजन बोलेगा। क्यों? इंडिया में आज़ादी है, इंडिया में फ्रीडम है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया में डेवलपमेंट है, इंडिया में खाने पीने के साधन ज़्यादा अवेलेबल है बांग्लादेश के मुकाबले। ठीक, तो चिटमोल्स इशू को इस तरीके से सॉल्व किया गया था। तो हम लोग के पार्लियामेंट में बिल पास करा गया 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अंदर ये बोल दिया गया कि इन फ्यूचर अगर हमारी इंडिया का किसी भी कंट्री, बेटा कौन सी कंट्री? जो इंडिया के चारों तरफ है, इधर पाकिस्तान, इधर हम लोग के चाइना, एक साइड बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, यही तो 4 बाउंड्री कंट्री है। म्यांमार ले लो थोड़ा सा। ठीक, अगर हमें अपनी नेबरिंग कंट्री से कोई लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना है फ्यूचर में, जैसे इस समय इंडिया का चाइना के थ्रू चल रहा है और पाकिस्तान से पीओके को लेके चल रहा है, तो बेटा इस काम को करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों देश के सरकार मिल के इस मैटर को सुलझा लेंगे। फिर से दोनों देश की सरकार इस मैटर को क्या कर लेंगे? सुलझा लेंगे। तो हम लोग का जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इंडिया और बांग्लादेश के लैंड डिस्प्यूट को सुलझाया गया था। इस लैंड डिस्प्यूट की भी बहुत हिस्ट्री है, अभी मैं इसकी कहानी पे नहीं गया, लगभग 1-2 घंटे आपके कहानी सुनने में चले आते। तो इसकी कहानी पढ़िएगा, इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये कहानी का जन्म हुआ था चेस खेलने से। दोनों एक दूसरे के राजा क्या करते थे? चेस खेलते थे। अगर चेस में जो हार गया वो अपने साइड की टेरिटरी
दूसरे को गिफ्ट कर देता था। बाद में आप चिटमोल्स इशू को गूगल पे जाके सर्च करना, आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसके अंदर। क्लियर हो गया? तो अब आपने ये समझ लिया, अगर हमें इंडिया के नेबरिंग कंट्री से कोई डिस्प्यूट सुलझाना है, फिर से इंडिया के नेबरिंग कंट्री से अगर हमें कोई डिस्प्यूट सुलझाना है तो बेटा उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोग उस एक्शन से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक, तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इसकी क्या डिटेल्स है, किस तरीके से है, बाकी हम लोग अगली क्लास में इसका जो पार्ट 2 आएगा, इसमें पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग के स्टेट्स बने, कैसे स्टेट्स ने इसमें काम करना स्टार्ट किया। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।